आज यामिनी की अदालत में घरेलू उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए पत्नी को उकसाने का केस आया था। मुजरिम के रूप में युवती के सास ससुर और पति थे। यामिनी ने जैसे ही मुजरिमों को देखा, वह अदालत से उठकर चली गई और थोड़ी देर बाद उसने यह केस किसी और न्यायाधीश के सुपुर्द कर देने की दरखास्त डाल दी। उसने अपने दरखास्त में लिखा कि इस केस का फैसला वह नहीं कर सकती, क्योंकि इस केस के मुजरिमों से वह पहले से परिचित है, तो वह नहीं चाहते कि इसका असर केस के फैसले पर पड़े। इसलिए यह केस किसी और न्यायाधीश को दे दिया जाए। केस अगले दिन के लिए टाल दिया गया। यामिनी का मन आज बेचैन हो गया था। मुजरिम के रूप में उसका पहला पति दिनेश था, जिससे उसने 5 साल पहले तलाक ले लिया था। यामिनी को आज लग रहा था कि यदि उसने तलाक नहीं लिया होता तो शायद उस युवती की जगह उसका केस अदालत में चल रहा होता और उस युवती की जगह वह खुद आत्महत्या कर चुकी होती। यामिनी को बहुत अच्छे से पता था कि दिनेश गुनहगार नहीं है, फिर भी उसे सजा मिलेगी, क्योंकि वह अपनी पत्नी का साथ नहीं दे पाया होगा। यह बात यामिनी को अच्छे से पता थी। यामिनी ने अधिकारियों से कहकर दिनेश से मिलने की इच्छा जताई। थोड़ी देर बाद यामिनी का दिनेश से मिलने का इंतजाम कर दिया गया। यामिनी को देखते ही दिनेश हैरान हो गया और बोला, यामिनी तुम जज बन गई? यामिनी ने बोला, हाँ मैं तो जज बन गई, पर तुम मुजरिम बन गए। दिनेश के पास कोई जवाब नहीं था। यामिनी ने बोला, दिनेश यदि तुमने समय रहते आवाज उठाई होती तो शायद आज तुम यहाँ मुजरिम की तरह नहीं खड़े होते। यह तुम्हारी चुप्पी की सजा है कि तुम आज यहाँ मुजरिमों की तरह खड़े हो। मुझे पता है तुमने अपनी पत्नी को नहीं उकसाया होगा, लेकिन फिर भी तुम्हें सजा मिलेगी चुप रहने की। दिनेश ने बोला, हाँ यामिनी तुम ठीक कह रही हो, यह मेरी चुप्पी की ही सजा है और मेरी वजह से एक मासूम की जान चली गई, जो कि बदकिस्मती से मेरी पत्नी थी। मैंने उसका थोड़ा भी साथ नहीं दिया। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हुई ही, साथ ही मेरे बच्चे की जिंदगी भी बर्बाद हो गई और मेरी पत्नी को तो यह दुनिया छोड़कर जाना पड़ा, वह भी बिना किसी कसूर के। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वह एक ऐसे पुरुष की पत्नी थी जो कभी भी अपनी पत्नी के लिए अपने माँ बाप के आगे आवाज नहीं उठा पाया। सच कहती थी यामिनी तुम, मेरे जैसे पुरुष को शादी करने का कोई हक नहीं था। मैंने शादी करके आखिर एक लड़की की जिंदगी खराब की और एक लड़की की जिंदगी तो खत्म ही कर दी। यामिनी ने बोला, हाँ मेरी जिंदगी कुछ महीनों के लिए खराब जरूर हुई थी और उसके बाद मैंने अपनी जिंदगी संवार ली और देखो आज मैं कहाँ हूँ। मैंने भी शादी कर ली और मेरे पति भी एक जज हैं। मैंने हिम्मत दिखाई और अपनी जिंदगी तो संवार ली, और शायद तुम्हारी दूसरी पत्नी मेरी जितनी हिम्मत नहीं दिखा पाई और बेचारी की जिंदगी खत्म हो गई। और तुमने तो ना मेरे वक्त में हिम्मत दिखाई, ना ही अपनी दूसरी पत्नी के वक्त में हिम्मत दिखाई और अपनी ज़िंदगी खुद ही खराब कर ली, और अब साथ ही साथ एक मासूम की ज़िंदगी भी खराब होगी। दिनेश तुम्हें दूसरी शादी करने से पहले सोचना चाहिए था कि क्या तुम अपनी पत्नी के लिए आवाज़ उठा पाओगे, तभी दूसरी शादी का फैसला लेना चाहिए था। यामिनी ने बोला, मैं भगवान से दुआ करूंगी कि तुम्हें कम से कम सजा हो, लेकिन सजा तो तुम्हें जरूर होगी, क्योंकि तुमने अपनी पत्नी के लिए कोई कड़े कदम नहीं उठाए और आखिरकार उसकी जान चली गई। आखिर एक माँ बाप से उनकी बेटी छीनी है, वह कैसे तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन हाँ, मैं साथ ही साथ भगवान से यह भी दुआ करूंगी कि तुम्हारे माँ बाप को फांसी से कम सजा ना हो, क्योंकि वह इसी लायक है। और यह मैं एक जज के रूप में नहीं, एक औरत के रूप में बोल रही हूँ, क्योंकि मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ और बहुत नज़दीक से देखा है उन्हें। वह इंसान के रूप में नर पिशाच हैं और उन्हें फांसी से कम कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए। दिनेश के पास यामिनी की बातों का कोई जवाब नहीं था। यामिनी अपने घर आ चुकी थी। आज उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। वह अपनी कल्पनाओं में आज से 7 साल पहले चली गई, जब उसका विवाह दिनेश से हुआ था। कितने अरमान लेकर वह ससुराल पहुंची थी। विवाह के वक्त वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। उसने लॉ किया हुआ था। विवाह तय होते वक्त सास ससुर ने बोला था कि यामिनी आराम से अपनी पढ़ाई ससुराल में जारी रख सकती है। यामिनी शुरू से ही एक महत्वाकांक्षी लड़की थी और वह अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती थी, लेकिन एक हफ्ते में ही ससुराल में उसे पता चल गया था कि जो कुछ भी उसे सपने दिखाए गए थे, वह उससे शादी करके उसके पिताजी की सारी जायदाद पर कब्जा करने के लिए बोला गया था,
क्योंकि वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और अब उसकी जिंदगी इस घर में बर्बाद हो चुकी थी। विवाह के एक सप्ताह बाद जब वह अपने पिता से मिलने गई तो वह अपने पिता के गले लगकर रोने लगी थी और बोला था, पापा मैंने बोला था ना, अभी मेरी शादी मत करो, पहले मुझे मेरे सपने पूरे कर लेने दो। पर आपको तो लग रहा था कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ले और आपने मुझसे कहा था तू शादी के बाद भी अपने सपने पूरे कर सकती है। पिता ने कहा, बेटी, क्योंकि तेरी माँ नहीं है ना ही कोई भाई बहन है, तो मुझे लगता था कि कहीं अगर मुझे कुछ हो गया तो तेरा क्या होगा, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी तेरी शादी करना चाहता था। तो यामिनी ने बोला, हाँ पापा मुझे पता है, लेकिन शायद आपको नहीं पता, आपने जैसा सोचा मेरी किस्मत में वैसा नहीं लिखा था। दिनेश के घर वाले अच्छे लोग नहीं हैं, उन लोगों की नज़र सिर्फ आपकी जायदाद पर है, क्योंकि उन्हें पता है आपके बाद यह सारी जायदाद मेरे नाम हो जाएगी, और सिर्फ इसलिए उन्होंने दिनेश की शादी मुझसे की है। यामिनी के पिता के ऊपर मानो गाज गिर गई। वह बहुत परेशान हो गए कि उन्होंने अपने हाथों से अपने बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। फिर उन्होंने पूछा कि दिनेश कैसा है, तो यामिनी ने बोला, दिनेश का स्वभाव तो अच्छा है, पर वह अपने माता पिता जैसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसकी अपने माता पिता के आगे जबान नहीं खुलती। वह बहुत ही डरता है अपने माता पिता से और अपनी पत्नी के लिए कभी भी कदम नहीं उठा पाएगा। यह बात मुझे समझ में आ चुकी है। मुझे तो यह भी अच्छे से पता चल चुका है कि उन लोगों के साथ जीवन गुजारना बहुत ही कठिन है, और अब मेरी पढ़ाई भी होने से रही। पता नहीं अब मेरी जिंदगी का क्या होगा। यह कहकर यामिनी फिर से रोने लगी। आज यामिनी के पापा को लग रहा था कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। पहले ही उन्हें यामिनी का करियर बनाने पर ध्यान देना चाहिए था, उसके बाद उसकी शादी पर ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि यदि यामिनी खुद के पैरों पर खड़ी रहती तो उन्हें और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यामिनी फिर अपने ससुराल जा चुकी थी। यामिनी के सास ससुर बहुत ही जालिम किस्म के थे। निर्भर यामिनी से गधों की तरह काम करवाते और खाने के लिए भी ठीक से नहीं देते थे। यामिनी यदि विरोध करती तो उसके ऊपर हाथ भी उठाती, और उसके पति की हिम्मत नहीं होती अपने माता पिता से कुछ बोलने की कि आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। वह अकेले में यामिनी को समझाता कि जैसा मम्मी पापा बोलते हैं वैसा ही किया करो, उनसे लड़ पाना आसान नहीं है, इससे अच्छा है उनसे बनाकर रखो, इससे हमारी परेशानियां कुछ कम हो जाएंगी। यामिनी को बहुत जोर का गुस्सा आता था। वह गुस्से में बोलती भी थी, तुमने क्या चूड़ियां पहन रखी हैं? क्या तुम्हारे सामने तुम्हारी बीवी पर अत्याचार हो रहा है और तुम कुछ बोल नहीं रहे हो? तुम्हें बुरा नहीं लगता? दिनेश को बहुत बुरा लगता था। एक दो बार उसने अपने माँ बाप से बात करने की कोशिश भी की थी, और उसके माँ बाप ने उसके साथ भी मारपीट की थी, और दिनेश चुप हो गया था क्योंकि उसके माता पिता इंसान के रूप में राक्षस थे। यामिनी की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। उसके सास ससुर हर महीने कुछ न कुछ रुपयों की डिमांड करते और उसे मजबूर करते कि वह जाकर अपने पिता से रुपए लेकर आए, नहीं तो वह उसके साथ और अत्याचार करेंगे। दिनेश चाहकर भी अपने माता पिता को कुछ बोल नहीं पाता। यामिनी को पता चल चुका था कि दिनेश कभी भी अपने माता पिता से अपनी पत्नी के हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। सीधा होना सही है, पर एक निर्जीव शरीर बनकर जीवन बिताना बहुत ही बेकार होता है, और दिनेश यही कर रहा था। यामिनी ने अपने पिता से अब इस बारे में बात करने की सोची। वह इस बार जब अपने पिता के घर गई और उसके पिता ने उसे उसके ससुराल के लिए पैसे दिए, तो उसने अपने पिता से बोला, नहीं पापा अब और नहीं, इस तरह से तो इन लोगों का मुंह खुलता रहेगा और आप देते रहोगे। क्या आपका कोई जीवन नहीं है? क्या आपको पैसों की जरूरत नहीं है? यह सब अब और नहीं होगा, मैं दिनेश से तलाक लूंगी। यामिनी के पिता ने बोला, नहीं बेटा, यह तो कैसी बातें कर रही है, समाज क्या बोलेगा? यह दुनिया लड़की को ही दोष देता है, तलाक के लिए कभी नहीं देखता कि उसके पीछे की वजह क्या है। अकेली लड़कियों का इस समाज में जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और एक तलाकशुदा का तो उससे भी ज़्यादा, क्योंकि हर कोई उसे ऊंची नज़रों से देखने लगता है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ हो। यामिनी ने बोला, तो क्या आप यह चाहते हैं कि आपकी बेटी एक दिन आत्महत्या करके मर जाए? क्योंकि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और आपको मेरा मरना ज़्यादा पसंद है या मेरा घुट घुट कर जीना? क्योंकि अब कोई एक फैसला तो लेना ही पड़ेगा, और मैं उस घर में अब जिंदा नहीं रह सकती, या तो तय है। इससे तो अच्छा है कि मैं तलाक ले लूं। बदनामी के डर से क्या मैं आत्महत्या कर लूं? आप यही चाहते हैं? और मेरे ससुराल वाले भी जानते हैं कि बदनामी के डर से आप मुझे तलाक नहीं लेने देंगे, इसी का वह फायदा उठा रहे हैं और रोज आपसे पैसे ले रहे हैं। यामिनी के पिता ने बोला,
नहीं बेटा, तू यह कैसी बातें कर रही है? तू तो मेरी जिंदगी है। मैं क्यों चाहूँगा कि तू आत्महत्या कर ले? मैं तो बस एक सामान्य सी बात कर रहा हूँ कि एक शादीशुदा लड़की का अकेले जीवन काटना बहुत ही मुश्किल होता है, और तलाकशुदा को तो हमारे समाज में बहुत ही गंदी नज़रों से देखा जाता है। कोई नहीं सोचता इसके पीछे वजह क्या है। यामिनी ने बोला, पापा पहले तो आप समाज के डर से जल्दी में मेरी शादी कर दिए थे, मुझे पढ़ाई भी पूरी नहीं करने दी। उसके बाद मुझे इतना घटिया ससुराल मिल गया। अब मुझे आपका साथ चाहिए तो फिर आप समाज के डर से पीछे हट रहे हैं। आपके लिए समाज जरूरी है या आपकी बेटी? अगर आपके लिए समाज जरूरी है तो ठीक है, आप समाज के साथ रहिए, मैं अपनी जान दे देती हूँ, क्योंकि मैं इस तरह रोज जानवरों की तरह पिटते हुए और आपसे पैसे मांगकर अपने ससुराल वालों को मुंह में ठूसते हुए नहीं जी सकती। तो आप अपना फैसला सुना दीजिए कि आप मेरा साथ देंगे या नहीं। यामिनी के पिता ने कहा, नहीं बेटा, तू यह कैसी बातें कर रही है? मेरे लिए तू ज़्यादा ज़रूरी है और कोई नहीं। लेकिन दिनेश तो अच्छा है ना। तू अगर तलाक लेगी तो दिनेश जैसा पति भी तो तेरा नहीं रहेगा। तो यामिनी ने बोला, हाँ पापा, दिनेश स्वभाव का बहुत अच्छा है, पर क्या करूँ मैं दिनेश का, ऐसे पति का क्या फ़ायदा जो अपनी पत्नी के लिए अपने माँ बाप के सामने आवाज़ भी नहीं उठा सकता। दिनेश के सामने उसके माँ बाप मुझ पर हाथ उठाते हैं और दिनेश कुछ नहीं बोल पाता। तो आप बताइए पापा, ऐसे पति के साथ जीवन काट कर क्या करूँगी जिसके मुंह में कोई जुबान ही नहीं है। कहने को तो वह मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ती है कभी भी मेरे लिए खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वह बहुत ही डरपोक किस्म का इंसान है। उसकी हिम्मत ही नहीं अपने माता पिता के आगे ज़बान खोलने की, और इतना डरपोक है कि अगर कभी उसने ज़बान खोली है तो उसके माता पिता उस पर भी हाथ उठा देते हैं और वह उसका विरोध भी नहीं कर पाता। तो बताइए, ऐसे अच्छे पति के साथ रहकर मैं करूँगी भी क्या, जो कभी मेरा साथ दे ही नहीं पाएगा। यह सुनकर यामिनी के पिता ने बोला, ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे, मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ। तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। अब समाज के डर से मैं तेरी जिंदगी और खराब नहीं होने दूंगा। समाज को जो बोलना है बोलने दो। तू मेरी बेटी है और तेरी चिंता करना मेरा फर्ज है, और तू अब जैसा चाहती है वैसा ही होगा। अगर तू चाहती है तो तू यहीं रह, कोई ज़रूरत नहीं है ससुराल जाने की। मैं कल ही वकील को बुलाकर तलाक के कागज़ भिजवाता हूँ। तो यामिनी ने बोला, नहीं पापा, मुझे पता है आपने मेरी शादी में अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी, और अब धीरे धीरे रोज़ मेरे ससुराल वालों कुछ ना कुछ पैसे भेजते रहते हैं, तो आपका हाथ भी खाली हो चुका है। आपके पास इस घर के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। अगर अभी आपने वकील को बुलाया तो आपके पास उसे देने के लिए पैसे भी नहीं होंगे, क्योंकि आपने अपने काफ़ी पैसे मेरे ससुराल वालों को मुंह में ठूस दिए हैं, और मेरे काफ़ी जेवर भी मेरे ससुराल में पड़े हुए हैं। अगर अभी मैं यहाँ रुक गई तो वह लोग मुझे दोबारा उस घर में नहीं घुसने देंगे, और मेरे सारे जेवर और पैसे जो मैं आपसे लेकर गई हूँ, जिसे उन्होंने हड़प कर रखा हुआ है, वह सब उन्हीं के पास रह जाएंगे और हमें कभी नहीं मिलेंगे। यामिनी ने बोला, मेरे सारे जेवर और इतने दिनों में उन्होंने आपसे जितने भी पैसे लिए हैं वह सब उन्होंने अपनी अलमारी में रखा हुआ है, और वह मेरे हक के पैसे और जेवर हैं। मैं उन्हें वहाँ नहीं छोड़ सकती, मैं उन्हें वहाँ से लेकर आऊँगी, वह मेरे और आपके काम आएंगे। तो यामिनी के पिता ने बोला, बेटा, उनके कमरे में उनकी अलमारी से अपने जेवर और पैसे निकालना क्या आसान होगा? और यदि तू वह सब लेकर आई और उन्होंने तेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, तब तू क्या करेगी? तो यामिनी ने बोला, पापा, मैंने लॉ की पढ़ाई की है, इतनी पागल मैं नहीं हूँ। वह मेरे जेवर हैं और मेरे हैं, वह एक स्त्री धन है जो कि मुझे मेरी शादी में मिला था, और शादी की सारी फ़ोटो में मैंने वह जेवर पहने हुए हैं, और उसकी सारी रसीद तो आपके पास होगी ही। तो वह उसकी चोरी का इल्ज़ाम तो मुझ पर कैसे ही लगा सकते हैं। और रही बात उन पैसों की, तो उन्होंने आपसे जितने पैसे लिए हैं उसका हिसाब वह कहाँ से देंगे जो चोरी का इल्ज़ाम लगाएंगे? आखिर मेरे सास ससुर कोई काम तो करते नहीं, फिर उनके घर में इतना कैश कहाँ से आया? इस बात का जवाब वह कहाँ से देंगे? आप तो एक सरकारी सेवक थे, आपके पास तो हर महीने एक पेंशन आती है, पर उनके पास क्या आता है? और उनका बेटा भी एक सरकारी सेवक है, तो इतना धन घर में कैसे जमा किया, इसका जवाब वह कैसे देंगे? यामिनी ने बोला, पापा, मैं आपके पैसे जो ज़बरदस्ती उन्होंने आपसे मेरी शादी के बाद लिए हैं आपको लाकर दूंगी, क्योंकि वह आपके हक के पैसे हैं और उन पर आपका हक है। और मेरे सारे जेवर भी मैं लेकर आऊँगी,
उसके बाद मैं दिनेश से तलाक लूँगी। आप तब तक वकील से बात कर लो, लेकिन अभी कोई कदम मत उठाना। यह कहकर यामिनी अपने ससुराल चली गई। यामिनी ने अपने ससुराल में इस बात की भनक किसी को नहीं लगने दी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और उसने मौका देखकर सास ससुर की अलमारी से अपने सारे जेवर और अपने पिता द्वारा इन लालची लोगों को दिया गया सारा कैश निकाल लिया और अपने बैग में चुपचाप रख लिया। और अगले दिन यामिनी ने मौका देखकर ससुराल से निकल ली। निकलने से पहले उसने दिनेश के नाम एक चिट्ठी लिख दी थी, जिसमें उसने लिख दिया था कि वह उसके साथ जीवन नहीं गुजार सकती, क्योंकि वह इस लायक नहीं है कि अपनी पत्नी का साथ दे सके। जल्दी उसे तलाक के पेपर मिल जाएंगे। और यामिनी अपने पिता के घर चली गई। यामिनी के ससुराल वालों और दिनेश ने यामिनी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। ससुराल वालों ने उससे यह भी बोला कि वह उसे इतना बदनाम कर देंगे कि उसकी कभी दूसरी शादी नहीं होगी। लेकिन यामिनी ने बोला, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन आपके घर में दोबारा नहीं आने वाली। मैं तलाक लेकर रहूंगी। इसके बाद यामिनी ने दिनेश से तलाक ले लिया। दिनेश के घर वालों ने यामिनी को तरह तरह से बदनाम किया, लेकिन यामिनी और उसके पिता पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद यामिनी ने अपनी पढ़ाई पूरी की और आज वह जज के रूप में कार्यरत है। समाज ने उसके रास्ते में बहुत रोड़े लगाए, लेकिन यामिनी ने हर जगह अपनी हिम्मत दिखाई और आगे बढ़ती गई और अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। और जब कोई भी जीवन में सफल हो जाता है तो सारा समाज खुद ब खुद उसके साथ हो जाता है। अब यामिनी के रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी। यामिनी ने एक जज से ही प्रेम विवाह कर लिया था, जो कि हर तरह से उसके काबिल था और उसका बहुत ख्याल रखता था। यामिनी ने समय रहते ही एक बड़ा फैसला ले लिया था, जिसमें उसके पिता ने उसका साथ दिया। तो आज यामिनी की जिंदगी संवर गई। उधर दिनेश की दूसरी शादी हो गई थी और अपनी आदत के अनुसार अपनी पत्नी का साथ वह नहीं दे पाया, और संभव है कि उसकी पत्नी के मायके वालों ने भी उसका साथ नहीं दिया होगा। इस वजह से आज उसकी पत्नी को आत्महत्या करनी पड़ी, जिसका केस आज यामिनी की अदालत में आया था। यामिनी को आज लग रहा था कि यदि उस वक्त उसने यह फैसला नहीं लिया होता तो उसकी जगह आज वह खुद इस दुनिया में नहीं होती। यामिनी कोर्ट से सीधे अपने पापा के घर चली गई। आज वह पापा को बताना चाहती थी कि देखो पापा, हमारा फैसला कितना सही था और हम कितनी बड़ी मुसीबत से बच गए।